हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। आपका आपके चैनल पर स्वागत है। जो हम लोगों ने लास्ट में स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था, एक वीडियो पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट हेडिंग रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स पढ़ा था, ठीक है। और रिजॉल्व पार्ट में हम लोगों ने जो लास्ट में प्रूफ फाइंड आउट किया था, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पी आपने जो फाइंड आउट किया था, जिन्हें मेरी स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने मेरी लास्ट की वीडियो नहीं देखी वो जा करके देख ले, वरना उन्हें क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा होल अपॉन साइन अल्फ़ा, है ना। ये पी हम लोगों ने सॉल्व करके लाया था रिजॉल्व पार्ट, और क्यू भी प्रूव किया हुआ था, आर साइन थीटा अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है। आपको थोड़ा सा याद और दिला देता हूँ कि इसके लिए हम लोगों ने जो बनाया हुआ था पैरेललोग्राम जो बना था, वो इस टाइप से कुछ बना हुआ था, दिखाता हूँ आपको। ये आपका क्यू था, ये आपका फोर्स पी था, और ये जो लाइनिंग थी आपकी, ये आर के लिए थी, है ना। और एंगल्स कुछ थे इसमें, वो भी बताता हूँ। ये टोटल एंगल जो था आपका अल्फ़ा था, इतना एंगल आपने थीटा किया हुआ था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ था। और ये जो आपका लेट से ए था, ए ए कह लो, वैसे वहाँ पे मैंने ओ बनाया था इसे, ए की जगह ओ था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ सी था, और ये जब दोनों आकर के यहाँ पे मिल रहे थे तो यहाँ पे डी था, और ये 90 डिग्री मैंने बनाया था, ठीक है। ये एंगल आपका, ये जैसा कि इधर अल्फ़ा है तो इधर भी अल्फ़ा ही था, ठीक है। तो ये सारे मैंने बताए हुए थे वहाँ पर। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा एंगल है, जो आपका अल्फ़ा एंगल है, वो पी और क्यू के बीच में है ना। अगर एंगल पी हम लिखें, पी ए ओ बी लिखे, तो वो एंगल अल्फ़ा था, ठीक है। सो अगर आप कहा जाए, इसी में एक कंसिक्वेंस है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये एक परिणाम मैं बताने वाला हूँ, एक रिजल्ट बताने वाला हूँ। अगर मैं कहूँ आपसे इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप स्टार बना के लिख सकते हो, मैंने पूरा इसीलिए स्टार्टिंग से बताया। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 90 है तो क्या करेंगे, ये जो आपके रिजॉल्व पार्ट है उसमें उठा करके वैल्यू पुट करनी होगी आपको। चलिए पुट करते हैं। सो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर साइन 90 माइनस थीटा होल अपॉन साइन 90, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, आर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी आप सही से देखो, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आर कॉस थीटा आ गई एक तरीके से देखा जाए। और क्यू अगर देखूँ मैं, सो वो क्या होगा, वहाँ पे रखना पड़ेगा आपको आर साइन थीटा अपॉन साइन 90, वहाँ पे भी तो रखना पड़ेगा आपको। तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ भी 1, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, आर साइन थीटा। तो अगर पी और क्यू एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं ठीक है, तो क्या होता है, उनका रिजॉल्व पार्ट जो रिस्पेक्टिवली पी जो आपका ये वाला पार्ट होता है, ये हो जाता है आर कॉस थीटा। और अगर मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ तो उस समय कैसा बनाना चाहिए मुझे, पी ऐसे होगा और क्यू एकदम जस्ट उससे 90 डिग्री बनाता हुआ ऊपर की तरफ, तभी तो 90 डिग्री बनेगा अल्फा, ठीक है। और आपका आर रिजल्टेंट मिडिल बीच में से जा रहा होगा, है ना, ठीक है। तो उस समय जो डायग्राम आपका ये वाला बनेगा, पी और क्यू जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ये तो ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़। डायग्राम के लिए मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो रिजॉल्व पार्ट ऑफ किसी का भी वेक्टर का रिजॉल्व पार्ट निकालना हो, अगर वो परपेंडिकुलर है दोनों एक्सिस, या दोनों हमारे फोर्स पी और क्यू अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे हैं, तो अगर आपको रिजल्टेंट आर पता है, तो आर में अगर आप साइन लगा दोगे तो आपका ये ऊपर वाला वेक्टर मिल जाए, ऊपर वाला आपको फोर्स मिल जाएगा। अगर आर में कॉस लगा दोगे तो ये नीचे वाला फोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिससे कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और एमसीक्यू भी बनते हैं इसी बेस पे जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बात चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, रिजल्टेंट पढ़ना है अभी हम लोग को। देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी है, रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हों, ठीक है, दो डायरेक्शन भी दी हैं, जैसे मैं बताता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ कि आपकी दो एक्सीज हैं, लाइक ओ एक्स और ओ वाई, ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ओ ले लेता हूँ, और ये ओ वाई एक्सिस है, ठीक। अब मैंने कहा ओ जो पॉइंट है आपका,
वहाँ से ढेर सारे आपके फोर्सेस लगे हुए हैं। कैसे फोर्सेस दिखाता हूँ आपको, देखिए एक है, हो सकता है एक F1 लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, एक F2 लगा हुआ है, ठीक है, F3 लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ढेर सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। ठीक, मैं 3 ही ले रहा हूँ, बाकी बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, और ये फोर्सेस जो हैं वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, θ1, θ2, ठीक है, और θ3, ठीक ना, θ1, θ2 एंड θ3 मान लो बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे F4, F5, F6, तो θ4, θ5, θ6 हो सकता है। अब एक एक करते हैं, इन सब को रिजॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा F1 का रिजॉल्व पार्ट है, F1 का रिजॉल्व पार्ट किस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। आपको याद है अभी पी और क्यू की बात कर रहे थे, पी और क्यू के बीच में कोई एंगल अल्फा ले रहे थे ना, पी इधर था और क्यू इधर था। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, पी और क्यू को एक्स एक्सिस पी को मान लिया और क्यू को वाई एक्सिस मान लिया, तो इनके बीच के एंगल ये आपका 2 थीटा, ये 90 हो गया अल्फ़ा। वही वाली कंडीशन जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ी, तो वहाँ पे अल्फ़ा तो हट गया एक तरीके से, साइन 90 की वैल्यू 1 रख दी गई, तो अब थीटा थीटा बचा केवल। ठीक है, तो क्या निकल के आया था वहाँ पे, निकल के आया था पी जो आया था, पी आपका नीचे मैंने लिया रखा था, पी बराबर कितना आया था, आर कॉस थीटा आया था, और क्यू बराबर कितना आया था, आर साइन थीटा, और क्यू आपका किधर था, इधर तरफ था क्यू, है ना, वाई एक्सिस पे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताना चाह रहा हूँ। देखिए देखिए मैं लिखने वाला हूँ रिजॉल्व पार्ट ऑफ F1 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इसका रिजॉल्व पार्ट क्या होगा, F1 कॉस θ1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं F2 की बात करूँ, F2 ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा, वो हो जाएगा F2 कॉस θ2, है ना। ऐसे F3 की बात करूँ तो F3 कॉस θ3। ठीक है, तो सारे के सारे इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व हो गए। तो टोटल फोर्स अगर मैं एक्स एक्सिस पे बात करूँ, टोटल फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, तो टोटल फोर्स निकालेंगे तो थोड़ी देर के लिए मैं उसे कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, कैपिटल एक्स। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, देखिए दोनों सारे के सारे फोर्स जब एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब F1 कॉस θ1, F2 कॉस θ2, F3 कॉस θ3, जितने सब इधर ही लग रहे हैं, तो जब टोटल फोर्स की बात करेंगे तो सारे फोर्सेज ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो उसे ऐड करके लिख लेंगे, F1 कॉस θ1 प्लस F2 कॉस θ2 प्लस F3 कॉस θ3। और ऐसे अगर मैंने तो सिर्फ 3 फोर्सेस की बात की ना, अगर और भी होंगे तो वो भी सब डॉट 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 में आ जाएंगे। ठीक है, अब यही सेम चीज़ मैं रिजॉल्व करूँगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो वहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, साइन θ1 साइन θ2 साइन θ3, है ना। सिमिलरली करके मैं लिख दे रहा हूँ वाई इज इक्वल टू, कैपिटल वाई इज इक्वल टू, देखिए सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, अगर बिल्कुल बात करूँ जो रिजॉल्व पार्ट वाई एक्सिस पे अगर मैं बात करूँगा, सिमिलरली रिजॉल्व्ड पार्ट ऑन वाई एक्सिस की बात करूँ मैं, तो उसे मैं कैपिटल वाई ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और कैपिटल वाई को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, F1 साइन θ1 प्लस F2 साइन θ2 प्लस F3 साइन θ3 प्लस डॉट 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 डॉट, सारे के सारे जितने और भी होंगे वो सारे के सारे लग जाएंगे। ठीक है, अब जो हम लोग का इतने ढेर सारे फोर्सेज हैं, ये सारे के सारे फोर्सेज अगर ऐसे अप्लाइड हैं, है ना, तो पक्की बात है उसका रिजल्टेंट किसी एक डायरेक्शन में होगा। हाँ बिल्कुल, इधर ही डायरेक्शन का रिजल्टेंट कैपिटल आर होगा, तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा वो सबके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो आर जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, वैसे तो हम लोग क्या निकालते थे, याद आ रहा है आपको, फॉर्मूला क्या होता था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, स्टार्टिंग में बताया, बहुत स्टार्टिंग में प्रूफ कराया था, प्लस 2xy कॉस, कॉस क्या, कॉस थीटा हुआ करता था, कॉस अल्फ़ा हुआ करता था। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया।
तो एक तरीके से बात किया जाए तो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। जो रिजल्टेंट होगा वो सारे फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट जो एक्स एक्सिस पे हैं उन सब का एडिशन और वाई एक्सिस पे एडिशन, उसके स्क्वायर को जोड़ देंगे आप और रूट के अंदर कर देंगे तो वो रिजल्टेंट आ जाएगा, टोटल का रिजल्टेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, टेन थीटा की, यानी थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा क्या आता है आपको पता होगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी पूरा का पूरा वाई था, ये पूरा का पूरी वाई वैल्यू परपेंडिकुलर है और ये बेस। यहाँ से थीटा की वैल्यू भेजना निकालना चाहते तो टेन को आप उधर भेज देंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा। सो फिलहाल वैसे भी लिख सकते हैं आप, तो आपका जो एंगल होगा वो यहाँ से भी आ जाएगा कि टोटल एंगल जो आएगा इस रिजल्टेंट का जो एंगल है वो थीटा है अगर, तो हमारा रिजल्टेंट का एंगल भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट है छोटा सा इक्विलिब्रियम, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट पढ़ना है लेकिन आगे चल के एक चैप्टर भी इसी का सेम पढ़ना है। सो मेन चीज़ क्या है, ये इक्विलिब्रियम का मतलब है, देखिए अगर लेट्स से आपने एक फोर्स किसी पे लगा रखा है, लाइक इस तरीके से कोई भी एक मास है, ठीक है, एक मास है, आपने इसमें दो फोर्सेस लगा रखे हैं, लाइक एक पी लगा रखा है, ठीक है, एक क्यू लगा रखा है और राइट हैंड साइड लगा रहा है तो इसका मतलब ये इधर को मूव करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसा फोर्स और लगा दूं इसके जस्ट अपोजिट दोनों के, जो कि इन दोनों के एडिशन के बराबर हो, ठीक है। देखिए वैसे तो एडिशन के बराबर होगा, अगर मैं इधर से बात करूं कि अपोजिट साइड में सीधे इधर लगा दिया मैंने, तो अपोजिट में इक्वल एकदम आए, मतलब दोनों का एडिशन, इधर से दो लोग खड़े हैं इधर और इधर अकेला सिंगल है कोई खड़ा है जो पहलवान टाइप का है, वो इतना फोर्स लगा दे कि ये दोनों इस मास को आगे ना बढ़ा पाए, तो यानी वो इक्वल फोर्स लगा दे और मास वहीं का वहीं कहाँ पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाए। अगर ऐसा होता है तो बॉडी को क्या बोला जाता है, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात। अगर बॉडी कहीं भी खिसक करके ना जाए तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक चीज़ और कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कहने का मतलब इतना सा है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है ना, अगर उसका मोशन ज़ीरो है, बॉडी रेस्ट पे है, तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। अगर उस पर ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो एक काम और भी कह सकते हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए पी को ही ज़ीरो कर दूं, क्यू को भी ज़ीरो कर दूं, तो आर भी हमको ज़ीरो ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो लास्ट हमने पॉइंट पढ़ा कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें उस जो हम लोग फोर्सेस लगा रहे थे ढेर सारे, उससे उस पॉइंट पर यानी उस मास पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो अपनी ही प्लेस पर रह जाए, तो उसके लिए हमें तीनों को ज़ीरो कर देना चाहिए सेपरेटली। मतलब सबके रिजॉल्व पार्ट का जो सम था, कैपिटल एक्स क्या था, F1 cos थीटा 1 ऐसे करके था सब कुछ, और कैपिटल वाई क्या था, F1 sin थीटा 1। अगर तीनों अलग अलग ज़ीरो हो जाएं, तीनों के तीनों ज़ीरो होने चाहिए, लेकिन तो भी जो हमारा पॉइंट था जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे थे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस वो रेस्ट में रहेगा, वो कोई भी प्लेस चेंज नहीं करेगा। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी भी बोल सकते हैं, सफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन करके एमसीक्यू आ सकता है, सो इसे ध्यान में रखिए, एमसीक्यू के लिए है ये, ठीक है। कि इक्विलिब्रियम के लिए लाने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपको आर, एक्स और वाई मतलब सारे रिजॉल्व पार्ट को भी ज़ीरो करना पड़ता है और रिजल्टेंट को भी सेपरेटली ज़ीरो करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, अब क्या है यहाँ पर, देखिए लेट्स से कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, उस पर दो मैंने फोर्सेस लगाए, एक पी लगाया एक क्यू लगाया, एक पी यहाँ पर है एक क्यू यहाँ पर है, ठीक है। डायरेक्शन भी है फोर्स की कि किधर को लगा रहे हैं हम, पी को किधर लगा रहे हैं और क्यू को किधर लगा रहे हैं। एक फोर्स और लगा रहा हूँ मैं आर नाम से, आर फॉर रिजल्टेंट, ठीक है। मान लेते हैं कि ये तीनों मिला करके इस पॉइंट को
यहाँ से खिसका नहीं पा रहे किधर भी, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ जाए अगर, ठीक है, या तो तीनों जीरो हो जाए, पी क्यू आर तीनों जीरो हो जाए, या फिर आर जो है पी क्यू के मिक्स के बराबर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो भी वो वहाँ से नहीं हटेगा। चाहे ऐसा आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो रस्सी खींचने वाला जो आपका एक गेम होता है, अगर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से बराबरी से आपका न्यूटन फोर्स लगे तो ना लेफ़्ट वाले खींच पाते हैं ना राइट वाले, लेकिन वहीं अगर किसी तरफ कोई ज़्यादा पावर का होता है तो वो उधर खींच लेता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जिधर पावर वाला ज़्यादा होता है उधर को रिजल्टेंट खिसक जाता है, ठीक है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन उधर तरफ हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी इधर उधर नहीं जा पाता है तो रिजल्टेंट अपनी जगह पे वहीं पे रह जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। अब है क्या यहाँ पे, क्या सीखना है, ये आपके जो तीन फोर्सेस लगे हैं यहाँ पर, इनको आप ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखिए दिखाते हैं। देखिए जैसे ये डायरेक्शन में ये लोग गए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी डायरेक्शन ये वाली थी आर वाली, इस आर वाली को हमने ऐसे बना दिया, ठीक। अब जो हमारा क्यू है ना, क्यू को हम बना देते हैं ऐसे, बना सकते हैं ना, और पी जो है हम उसको ऐसे बना देते हैं, ये हमारा पी हो गया। मतलब आपको फोर्सेस को इस तरीके से बनाना है कि वो क्या हो, एक तरीके से क्रॉस करने के बाद बन जाए ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू और आर। देखिए डायरेक्शन मैंने चेंज किसी की नहीं की है, डायरेक्शन वही है। आर आपका थोड़ा मैंने इधर बना दिया, इस आर को मैं थोड़ा ऐसे बना के आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए अगर मैं आर को रिजल्टेंट को इधर कर दूं तो यहाँ पे देखिए आर की डायरेक्शन आपकी यही है, देखिए आर की डायरेक्शन, ठीक है। क्यू ऊपर को जा रहा था, देखिए क्यू ऊपर को जा रहा है ना, और पी राइट हैंड साइड इधर जा रहा है, देखिए यहाँ पे पी इधर जा रहा है। तो सही से देखिए अगर, तो ये ट्राइंगल बन गया ए बी और सी, ठीक है। एरो पी का यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसे ही बोला जाता है लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, कि अगर किसी एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लगे हो और उनकी जो भी डायरेक्शन हो उनको कुछ इस तरीके से आप प्लेस करो कि एक ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। तो ट्राइंगल बन जाता है और ट्राइंगल के साथ फिर हम लोग अपना वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझते हैं, अगर आप चाहें तो इसे पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। कैसे, ये जो आपकी पी की डायरेक्शन ऐसे है ना, मैं इसके जस्ट पैरेलल यहाँ पे एक लाइन और बना लेता हूँ, ठीक है, और ये भी पी को ही शो करेगा क्योंकि डायरेक्शन तो वही है, ठीक है। और ये जो आपकी सी ए की डायरेक्शन यानी क्यू की डायरेक्शन है, ये वाली आप देख रहे होंगे, ये वाली डायरेक्शन जो है उसको मैं यहाँ से बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो सही से देखें अगर आप, और इसको मैं डी नाम दे दूँ, इस पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पे डी नाम दे दूँ, तो ए बी सी डी जो आप देख रहे हैं ना, वो पैरेललोग्राम भी बन गया। तो आपको पता है पैरेललोग्राम एक ट्राइंगल से बन सकता है। यहाँ पे ट्राइंगल रूल से जा कर के ये पैरेललोग्राम का जो रूल था स्टार्टिंग में पढ़ा था वो भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन में अगर तीन फोर्सेस इस तरीके से दिए होंगे, इस तरीके से फिगर नंबर 1 से की तरह, तो आप उसे फिगर नंबर 2 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैसे करते हैं वो मैंने बताया आपको, कि जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में तीनों को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि एक ट्राइंगल बन जाए, और ट्राइंगल बन जाएगा तो हमारा पैरेललोग्राम भी बन जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस का लॉ ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरम है आपकी लैम्डा म्यू थ्योरम, उस पर बात करते हैं। देखिए एक थ्योरम है लैम्डा म्यू थ्योरम से नाम से ज़्यादा ये फेमस है, बट आप इसको एम एन थ्योरम भी कह सकते हो, एम डैश एन थ्योरम भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एम और एन, या फिर यूँ बोले कि आपका लैम्डा और म्यू, ये दोनों के दोनों रेशियो हैं। अभी कैसे रेशियो हैं समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए लेट्स से अगर कोई एक पॉइंट ओ है और इस पे दो हमारे फोर्सेस लग रहे हैं, उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, और एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक। इसे मैं ए नेम दे दे रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पर ए है और इधर पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट है और इधर क्यू फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये ए और बी को अगर मैं एक ट्रांसवर्सल से ऐड कर दूँ, ट्रांसवर्सल समझ रहे हैं, जो इसको ऐड, ये एक लाइन ऐसी जो दोनों को कट करते हुए जाए, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो भी इसी के मिडिल से जाएगा, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट जा रहा है इस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है सी पॉइंट पे, ठीक है। आर रिजल्टेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आप सही से देखिए,
आपकी जो ए बी लाइन है वो सी पर क्या हो रही है, इंटरनली डिवाइड हो रही है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड हो रही है। आपने ये वर्ड पहले भी सुन रखा है, इंटरनली डिवाइड यानी इंटरनल डिवीजन पहले से सुन रखा है। वहाँ पे एक रेशियो देता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो बी सी जो है वो लैम्डा है और सी ए जो है वो म्यू है। मतलब बी सी अगर रेशियो हम ये बात करें, बी सी रेशियो सी ए, सो दैट इज लैम्डा रेशियो म्यू, ठीक है, लैम्डा रेशियो म्यू, ठीक है। तो एक बात जरा हम लोग थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। अगर मैं बात करूं ओ ए की, ठीक है, अगर मैं बात करूं जो हमारा, अगर मैं बात करूं इंटरनल डिवीज़न की, तो एक तरीके से यहाँ पे इंटरनल डिवीज़न हुआ है आईडी, ठीक है, इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न। आपने क्लास 12th में भी थोड़ा सा वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको ओ सी वैक्टर फाइंड आउट करना है, अगर मैं इन तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, जैसे पी वेक्टर है या ओ ए वेक्टर है, क्यू वेक्टर है या फिर ओ बी वेक्टर बोलूँ, तो कोई बात नहीं है। हम लोग वेक्टर में ये सीखे हैं कि अगर मुझे ओ सी वेक्टर फाइंड आउट करना हो, ओ सी वेक्टर, है ना, तो क्या होगा, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, इस वाले रेशियो को इधर वाले पॉइंट के साथ लेते हैं, इधर वाले वेक्टर के साथ लेते हैं, लैम्डा को ओ ए के साथ लेंगे, ठीक है, प्लस म्यू को ओ बी के साथ लेंगे, म्यू को ओ बी के साथ लेते हैं, मतलब लेफ्ट वाले रेशियो को राइट वाले और राइट वाले रेशियो को लेफ्ट वाले में फोर्स पे लेते हैं और अपॉन में उन दोनों का एडिशन होता है, उन दोनों रेशियो का एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लैम्डा प्लस म्यू को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर लाऊँ, तो लैम्डा प्लस म्यू और ये आपका ओ सी वैक्टर है इज इक्वल टू लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सुनिए, ओ ए तो एक डायरेक्शन है ना, ओ ए तो एक डायरेक्शन है, बट जो पी फोर्स है वो आपका पूरा का पूरा फोर्स ओ ए की तरफ जो लग रहा है वो पी पूरा फोर्स है ना। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे, जो आपका टोटल फोर्स है वो क्या है, मतलब समझिएगा थोड़ा सा, मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ तो क्लियर होगा कि अगर मैं बात करूँ, जब आपने लेट्स से कि ये भी एक तरीके से रस्सी खींचने वाला एक गेम है, ठीक है, तो एक रस्सी इधर से खींची जा रही है और एक रस्सी इधर से खींची जा रही है, ठीक है, तो और आपका लेट्स से रिजल्टेंट इधर है, आपको इस बीच यहाँ तक लाना है, मतलब रिजल्टेंट इधर है, तो आप खुद सोचिए वो वाला फोर्स आपको ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि उस फोर्स की इस मेन लाइन से डिस्टेंस ज़्यादा है और इस वाले फोर्स की, मतलब ये जो फोर्स आप देख रहे हो इसकी इससे डिस्टेंस कम है, उधर फोर्स ज़्यादा है तो इधर डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ज़्यादा लगाओगे फिर तो ज़्यादा दूर चला जाएगा, तो फोर्स ज़्यादा वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन में कम वाला यानी म्यू वाला ले लिया और फोर्स कम वाले के साथ, ये फोर्स कम किधर लग रहा है, फोर्स कम इधर लग रहा है, तो इसके साथ डिस्टेंस ज़्यादा वाला नहीं लैम्डा वाला ले लेंगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ ओवरऑल बताता हूँ, देखिए इसे पहले थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए कहने का मतलब है कि जो आपने लैम्डा लिया हुआ है ना, ये लैम्डा, ये अगर ओ ए डायरेक्शन में पूरी तरीके से मल्टीप्लाई होगा तब जा कर के हमें पी वेक्टर मिलेगा, मतलब लैम्डा प्लस ओ ए वेक्टर को मिला करके हमारा पी फोर्स बनेगा, पूरा का पूरा पी फोर्स बन जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर हम म्यू के साथ यानी इस वाले म्यू के साथ इस वाले ओ बी वैक्टर को लेंगे तो हमारा टोटल क्यू वैक्टर यानी क्यू फोर्स बनेगा, कहने का मतलब है। और दोनों की वैल्यू यानी दोनों रेशियो को मिला करके अगर मैं ओ सी वैक्टर की बात करूं तब जा कर के ये रिजल्टेंट आर मिलेगा। तो ये चीज़ तो हम लोग पहले से जानते हैं कि भाई सीधी सी बात है, एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो, एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट दोनों के सम के ही तो बराबर होगा भाई, अगर उसी डायरेक्शन में देख रहे हो आप। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे आ भी गया, यानी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, पी प्लस क्यू, ठीक है। तो आपकी ये जो थ्योरम है इसे ही लैम्डा म्यू थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पे लैम्डा के प्लेस पर एम भी लिखा हो सकता है, म्यू के प्लेस पर एन भी लिखा हो सकता है। ये क्लास 12th में जो वेक्टर का जो हमारा चैप्टर था उसी पे बेस्ड है और आपका ये जो फॉर्मूला है यही उसका एक तरीके से प्रूफ है, ठीक है। याद क्या रखना है कि जब बड़ी जो लेंथ लेते हैं उसके साथ
मतलब राइट वाला लेते हैं तो उससे अपोजिट वाला फोर्स लेना होता है, अगर म्यू लेते हैं तो उसके अपोजिट वाला फोर्स लेना होता है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा करता हूँ, मतलब राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश क्या करिए। लेकिन आपको पीडीएफ जो मैं भेजूँ, इसका डिजिटल पीडीएफ होगा, वो ये सब क्लियर होकर के ही आएगा, उस पर परेशान ना हो आप, एकदम क्लियर होगा, अभी क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके मतलब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्ग आंसर कैसे आता है इसका। ठीक है, जो कि है लामी थ्योरम। ठीक है, लामी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, लेट्स से ओ, और ओ पर एक हम फोर्स लगा रहे हैं, एक क्या 3 फोर्स लगा रहे हैं। देखिए, एक फोर्स इधर जा रहा है अपना, जिसे हम कह रहे हैं पी फोर्स है ये। ठीक है, एक फोर्स आपका इधर ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, मतलब यूँ नहीं कह सकते कि ये 90 डिग्री की, थोड़ा सा हल्का इसको डेविएट कर देता हूँ मैं। एग्जैक्टली ऊपर नहीं है ये, थोड़ा सा ऐसे, लेट से ऐसे। ठीक है, क्यू यहाँ पे आ रहा है, और एक फोर्स और है आर, वो इधर को लग रहा है। ठीक, कह रहे कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं, लामी थ्योरम ये बोलती है, मान लेता हूँ कि इन तीनों के बीच का एंगल भी है कुछ, लेट से ये एंगल आपका अल्फा है। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं बीटा है। ठीक है, और ये आपका मान लेते हैं गामा। आप इधर उधर कहीं भी मान सकते हो, एंगल से मतलब नहीं है, कहीं भी मान सकते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन्होंने क्या बोला था, लामी की थ्योरम क्या थी, उन्होंने बोला था कि जो आपके तीनों फोर्सेस हैं, लेट्स से अगर मैं पी की बात करूं, इनका जो प्रूफ है वो है पी, अगर मैं पी फोर्स की बात करता हूं, ठीक है, तो पी के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है भाई। देखिए, पी जा तो इधर रहा है, एंगल कौन सा इसके अपोजिट में बना हुआ है, अल्फा वाला। तो जो अल्फा बना हुआ एंगल है उसका साइन आप ले लीजिए, साइन अल्फा। ठीक है, इक्वल टू, अगर आप बात कर रहे हो क्यू की, क्यू वाले फोर्स की, तो इसके अपोजिट देखिए एंगल क्या है, बीटा। ठीक है, तो अगर आप बात कर रहे हो क्यू की, यानी क्यू अपॉन साइन बीटा, और आप बात कर रहे हो अगर आर की, तो अपॉन में साइन गामा। इन्होंने सिर्फ इतना सा बोला था कि जितने भी फोर्सेस आपके लग रहे हैं, जैसे 3 फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, तो जिस भी फोर्स की आप बात कर रहे हो उसके अपॉन में, उसके जस्ट अलावा, मतलब उस फोर्स के अलावा जो बाकी के 2 फोर्सेस हैं उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन ले लीजिए और रेशियो ले लीजिए। ठीक है, जैसे पी फोर्स है, पी फोर्स को छोड़ करके बचा कौन सा, क्यू और आर। क्यू और आर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, इसलिए मुझे साइन अल्फा से पी पे डिवाइड करना पड़ गया। ऐसे क्यू की बात की तो क्यू अपॉन साइन बीटा और आर अपॉन साइन अल्फा। होप आपको समझ में आया होगा। अब ये तो प्रूफ है, ये हम लोग को प्रूफ भी करना है। देखिए, मैं इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़, बड़ी छोटी सी बात करते हैं। जब ये 3 फोर्सेस हैं तो पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, या इसको बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम में। देखिए कैसे बनाता हूँ। देखिए, आर की डायरेक्शन ये है ना, तो ठीक है, मैं आर को थोड़ा पीछे तक बढ़ा देता हूँ ऐसे। ठीक, तो ये आर की डायरेक्शन हो गई। अब मैंने इसको कोई पॉइंट का नेम दे देता हूँ, और इसे इधर से पैरेलली, क्यू के पैरेलल ये वाली लाइन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और पी के पैरेलल मैं यहाँ से बना देता हूँ। ठीक, तो ये एक तरीके से देखिए सही से, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, और इसके कुछ नेम्स दे दिए जाते हैं। चलिए बताता हूँ क्या नेम देता हूँ। यहाँ पे ओ दे देता हूँ, यहाँ पे ए दे देता हूँ, यहाँ बी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सी दे देता हूँ। ठीक, अब बात करते हैं अलग अलग एंगल्स की। ठीक है, अलग अलग एंगल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले किस एंगल की बात करता हूँ, चलिए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं एंगल नंबर, आपका एंगल बी ओ ए की बात करता हूँ। आप लोग देख लीजिए क्या है, बी ओ ए आपको दिख रहा होगा, ये है बी ओ ए, है ना, रेड वाला। जरा थोड़ा सही से देखिए, तो ये यहाँ से लेकर के ये पूरा एंगल 180 है, और पूरे में से मैं अगर इतना एंगल बीटा माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। यानी 180 में से बीटा माइनस करूं तो मुझे एंगल बी ओ ए मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180, यानी पाई कह सकते हो 180 माइनस बीटा। ठीक है, 180 माइनस बीटा निकल के आ गया।
एक और एंगल है उसकी भी बात कर लेते हैं। कौन सा एंगल है, चलिए देखते हैं। एंगल अगर मैं बात करूं, एंगल बात करता हूं मैं COB, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। COB मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। दिख रहा है रेड वाला आपको साइन? चलिए रेड से चेंज कर देता हूँ उसको, दूसरा कलर कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। चलिए ये एंगल आपको सिर्फ इतने सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंगल COB, तो सही से देखिए, ये टोटल एंगल 180 है, इतना अल्फा है, तो इतना कितना बचेगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। लिख दूँ इसे, चलिए देखते हैं। हाँ तो ये हो गया पाई, कहाँ गया भाई, पाई माइनस अल्फा। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में ये एंगल आपका जो BOC है और OBA है, दोनों सेम होते हैं ना, ट्रांसवर्सल टाइप है, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। आपको इसकी वो पता होगी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट अपोजिट एंगल होते हैं जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, क्लास 9 से ही आपने पढ़ा हुआ है। सो COB को आप एक तरीके से OBA भी कह सकते हो, OBA, ठीक है, ठीक है। तो एंगल OBA भी पाई माइनस अल्फा है और एंगल COB भी पाई माइनस अल्फा है। एक और एंगल बच रहा है ये वाला, ठीक है। ये एंगल कितना आने वाला है, अब जैसा कि जान गए होंगे, एंगल BAO, BAO, तो ये कितना आएगा, ये पक्का आएगा पाई माइनस गामा, क्योंकि भाई दो हुआ है तो ये भी पाई माइनस गामा आएगा। ये आपके ऊपर है, आप जरा इसको सॉल्व करिएगा, पाई माइनस गामा ही आएगा, ठीक है। देखिए अब ट्राइंगल आप सही से देखें, इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB दिख रहा है आपको, आप इसमें साइन रूल इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि जो हमारी लामी थ्योरम उसमें देखिए साइन ही आया तीनों में, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है कि नहीं, साइन ही का तो बना है पूरा का पूरा प्रूफ, ठीक है। तो यूजिंग साइन रूल, मैंने साइन रूल आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। साइन रूल यूज़ करेंगे तो साइन रूल क्या करता है, अगर जो जिस एंगल की भी बात कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला आपका जो फोर्स होता है उनका रेशियो बराबर होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अगर आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं, कलर ले लेता हूं ये वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, दिख रहा है आपको, इस वाले एंगल की बात करूं, मतलब साइन ऑफ पाई माइनस गामा, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा हमारा फोर्स है, R, तो यानी R अपॉन साइन पाई माइनस गामा हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं एंगल ये वाले की, यानी पाई माइनस अल्फ़ा की, तो हमारा जो फोर्स होगा इसके अपोजिट वाला ये वाला हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं एंगल ये वाले की, पाई माइनस अल्फ़ा की, तो हमारा फोर्स ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये होप ये क्लियर है। अभी इसका रेशियो बना देते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। और आपको पता है साइन में अगर आप साइन के अंदर पाई होता है, यानी पाई नहीं 180 डिग्री है, तो साइन में कोई चेंजमेंट नहीं आता, वो साइन अल्फा ही हो जाता है, इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा, एंड द लास्ट वन इज R अपॉन साइन गामा। सो दिस इज व्हाट योर लामी थ्योरम इज। आपकी लामी थ्योरम यही है। लामी थ्योरम क्या कहती है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फोर्स और उस फोर्स का रेशियो लेना है, P को हटाने के बाद जो Q और R बचा उसके बीच का जो एंगल होगा उसका साइन ले लेना है, और उन दोनों का रेशियो। यही काम Q के साथ भी किया गया, यही काम R के भी साथ किया गया। आपको लर्न रखना है, क्योंकि प्रूफ हो सकता है एग्जाम में ना है, बट इसका MCQ वर्जन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। MCQ वर्जन जरूर मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक। अच्छा, अब अगला पॉइंट, एक और पॉइंट है, मतलब एक नहीं 2-3 पॉइंट है, चैप्टर खत्म होने की कगार पे है। देखिए मूवमेंट एंड कपल ऑफ फोर्सेस, या मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट को एक और वर्ड से हम लोग यूज़ करते हैं, एक चीज़ और बोलते हैं, टॉर्क। ये आप लोग मेरे ख्याल से आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। कपल मतलब क्या होता है, कपल मतलब जोड़ा होता है, सीधी सी बात है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पेयर कह सकते हो आप, ठीक है, कपल। अच्छा ये दोनों फिजिक्स में क्या कर रहे हैं भाई, कपल वर्ड का मीनिंग तो कई सारे हैं, लेकिन कपल वर्ड फिजिक्स में क्या कर रहा है, या यूँ कहें कि फिजिकल मैथमेटिक्स में क्या कर रहा है, या यूँ कहें कि स्टैटिस्टिक्स में क्या कर रहा है, सॉरी स्टैटिक्स में क्या कर रहा है, चलिए बात करते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से
आपने दरवाज़ा देखा होगा, ठीक है, दरवाज़ा मैं बना देता हूँ, और दरवाजे का जहाँ पे जो जॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हिंज बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, HINGE, ओके, ये हिंज है आपका, ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे आपका उसका जो ग्रिप है वो लगा हुआ है, ठीक है, ग्रिप है जिसे पकड़ के आप खींचते हो, दरवाजे को बंद करते हो या खोलते हो, ठीक है। हिंज आपका यहाँ पर है, आप फोर्स अगर इसे ऐसे लगाते हो, इस तरीके से प्रेस करके, ठीक है, तो क्या होता है, वो दरवाज़ा खुलता है या फिर बंद होता है, ठीक है। और आप सच में देखो तो ये जो आपका जो कब्जा होता है, जिसे बोलते हो आप, यहाँ पे ग्रिप जो होता है, यहाँ पकड़ करके आपको खींचना होता है, वो एकदम लास्ट में लगा होता है इस हिंज से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ होती है D, और फोर्स लेट से आप F लगा रहे हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, आप दरवाजे को अगर मूव करना चाहते हो तो आपको प्रेस करना पड़ता है ना। तो दरवाजे का जो बेस होता है, यानी वो लकड़ी जो होती है, उस पर 90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलर आपको फोर्स लगाना होता है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स होता है इनटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, मतलब 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस होती है, कहाँ से, आपके हिंज से, यानी जहाँ पे वो जुड़ा रहता है, इसे, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे ही आप टॉर्क बोलते हो, और इसे इस नोटेशन से शो करते हैं टॉर्क, यानी इसे टाउ बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मूवमेंट, मतलब ये मूव कर रहा है ना आपका दरवाज़ा, ठीक है, मतलब उसको मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ा, ये जो कब्जे हैं जिनको आप पकड़ करके खींचते हो, ठीक है, या लॉकर भी बोल सकते हो, वो एकदम ज़्यादा दूर लगाते हो। अगर लेट से आप इस कब्जे को, या फिर आप फोर्स यहाँ पे पास में आकर के लगा के देखना, अभी खुद जा कर के तुरंत से आप ये एक्सपेरिमेंट करना, तो आपको फोर्स अगर आप यहाँ से लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दरवाजे को खोलने या फिर बंद करने पे, और अगर पास में आप आ गए तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जितना दूर जाते जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, बड़ा ही सिंपली वो मूव कर जाएगा, और या तो आप बंद कर रहे होगे या तो उसे खोल रहे होगे दरवाजे को, ठीक है। इसमें भी फिजिक्स है, जितना दूर होगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना पास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसे ही हम मोमेंट बोलते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ये इक्वल होता है, मतलब F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर आपका टॉर्क होता है, इसे ही मोमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, देखिए। सबसे पहली बात, अगर आपका डिस्टेंस कम हो, जो आपने फोर्स लगाने जा रहे हो वो हिंज से ज़्यादा दूर हो, अगर दूर ना हो यानी पास में ही हो, तो आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और एक बात और कही जाती है कि अगर आप चाहें कि आप ये वाली आपकी प्रॉपर्टी भी लगाएं और आपका दरवाज़ा मूव भी ना करे, मतलब मूवमेंट ना हो, बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाए मूवमेंट, तो 2-3 तरीके हैं ऐसा करने के। जब आप फोर्स ही ना लगाओ, है ना, मूवमेंट कब नहीं होगा भाई, मूवमेंट ना हो तभी हो सकता है ना, मूवमेंट इज़ ज़ीरो ओनली वन, जब आप फोर्स ना लगाओ। दूसरा एक चीज़ और, कि अगर आपका जो फोर्स है वो कहाँ पे लगा रहे हो, आप पैरेलल लगा रहे हो। अगर आपने फोर्स पैरेलल लगा दिया, पैरेलल टू द लाइन, अगर लाइन के पैरेलल लगा दिया तो भी नहीं होगा। मतलब जैसे आप समझिएगा थोड़ा सा, जैसे ये आपका दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाज़ा है, और आप यहाँ से ऐसे दबा रहे हो उसे, तो भैया वो तो दब थोड़े पाएगा। अगर आप उसको इधर को प्रेस करोगे या उधर को प्रेस करोगे तो या तो ओपन होगा तो क्लोज, ऐसे कहाँ पे चल जाएगा, ऐसे तो नहीं जा सकता, है ना। अगर पैरेलल टू द लाइन है तो भी मूवमेंट आपका ज़ीरो होगा, ठीक। एक और छोटा सा पॉइंट है, क्या छोटा सा पॉइंट है, समझते हैं, देखिए। अगर आपने डी को ही जीरो कर दिया, मतलब डिस्टेंस बहुत पास में लेके चले आए, मतलब कहाँ खड़े हो गए भाई, हिंज पे ही जाके फोर्स लगाना शुरू कर दिए, है ना। अगर इस हिंज पे ही फोर्स लगाओगे तो भैया ज़रा बताओ,
आपको बिल्कुल फिर बाहुबली वाला बल चाहिए होगा, है ना, और बाहुबली वाला बल तो है नहीं किसी के पास। अगर आप यहीं पे आकर के बल लगा रहे हो, यहीं पे आके फोर्स लगा रहे हो, तो वो आप करके देखिएगा जरा, जहाँ पे आपके दरवाजे जुड़े हुए हैं हिंज के पास, वहाँ पे जाके आप प्रेस करिएगा जरा, दरवाज़ा खोल के और बंद करके दिखाइएगा। तो ऐसे केस में भी आपका मूवमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके एमसीक्यू पे बेस्ड थे कि टॉर्क क्या होता है और टॉर्क कब ज़ीरो होता है। तीनों चीज़ें याद रखिए, जब वो पैरेलल हो, जब आपने फोर्स ही ना लगाया हो, और जब आपने जो आपके कब्जे हैं, जो आपने ग्रिप लगाया वो बिल्कुल हिंज के पास लगा दिया है या डिस्टेंस को ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है, कपल, उसको भी समझते हैं। देखिए बात समझिएगा आप, लेट से बॉटल है, ठीक है, बॉटल का ढक्कन भी है, ठीक है, बॉटल का ढक्कन है, बॉटल भी है साथ में, ठीक है। थोड़ी मेरी आर्ट ख़राब है, संभाल लीजिएगा आप लोग। ये बॉटल है और ये बॉटल का ढक्कन है। आपने कभी बॉटल के ढक्कन को ओपन किया है? हाँ, बहुत बार किया होगा, दिन भर तो यही करते हो आप लोग पानी पीते समय। तो करते क्या है हम अपने अंगूठे को एक साइड घुमाते हैं और बाकी की सारी उंगलियों को दूसरे साइड, तभी वो ढक्कन ओपन होता है, ठीक है। तो एक फोर्स आप लगाते हो, लेट्स से ढक्कन को मैं ऐसे बना देता हूँ गोल सा, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप क्या करते हो, उसमें अंगूठे की डायरेक्शन का जो फोर्स होता है वो इधर लगता है, और बाकी की जो उंगलियां हैं उनकी डायरेक्शन का फोर्स आपका इधर लगता है, और आप इक्वल फोर्स लगाते हो, बिल्कुल परफेक्ट इक्वल फोर्स लगाते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, तब जा करके वो ओपन होता है। केवल आप एक ही फोर्स यही लगा करके या यही लगा करके ढक्कन को खोल पाना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा पावर लगता है। तो अगर आपने दो फोर्सेस लगाए हैं, दो का मतलब पेयर, और पेयर को आप कपल भी बोल सकते हो, इस वजह से यहाँ दो फोर्स लगा है, इस वजह से इसे कपल बोलते हैं। और कपल करने की वजह से ये आपका मूव करने लगता है, तो मूवमेंट मिल जाता है। लेट्स से कि ये जो आपकी जहाँ से मूवमेंट होता है, जहाँ से टर्न होता है, जो मिडिल पॉइंट है, ये आपका सेंटर जो है वो, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डी है, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस डी है, ठीक। तो क्या होगा, हमारा टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क हमारा एफ इंटू डी इधर से भी आएगा, और टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में भी एफ इंटू डी ही आएगा, दोनों डायरेक्शंस में, ठीक है। तो कपल हो चाहे मूवमेंट हो, दोनों का फॉर्मूला तो वही होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिल्कुल देखिए, लगा आप इधर रहो ना, देखिए 90 डिग्री बना रहे हैं ना, तो यही आपका कपल भी है। सो आई होप कि आपको ये कपल भी पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम्स। दो थ्योरम्स हैं, उन्हें भी कर लेते, बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, चलिए देखते हैं। देखिए थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन, एक ही प्लेन पर है तीनों फोर्स, ठीक है, चाहे तो वो एक्स वाई प्लेन है, चाहे तो वो वाई जेड प्लेन है, चाहे वो जेड एक्स प्लेन है, तीन ही प्लेन होता है। अपॉन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या है, वो अपनी प्लेस से हट नहीं रही है, ठीक है, रिजिड है, उसके एलिमेंट्स कभी भी इधर उधर नहीं भाग रहे। कीप इट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, साम्यावस्था में है, ठीक है, इधर उधर हिल नहीं रहा है, ठीक है। दे मस्ट ईदर मीट इन अ पॉइंट और बी पैरेलल, मतलब तीन अगर फोर्स ऐसे हैं जो बॉडी को हिला नहीं पा रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो वो तीनों फोर्सेस या तो एक पॉइंट पे लग रहे होंगे, और या तो तीनों के तीनों फोर्स जो हमारे वो पैरेलल में होंगे। चलिए, तो केस वन क्या है इसका, केस वन ले लेते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या है, एक पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। केस वन जो है हमारा, दो पॉइंट है भाई, कि लेट द फोर्सेस आर, let forces meet in a point, meet in a point, ठीक है। तो किस तरीके से होंगे, इसका थोड़ा सा हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक फोर्स लगा मेरा कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये आ गया हमारा F1 लगा, इधर को F1 फोर्स लगा, ये एक फोर्स लगा F2, ठीक है। अच्छा, और एक लग रहा है हमारा फोर्स इधर ही को, इसी पॉइंट पे ही लग रहा है, वो है हमारा F3, इसी पॉइंट पे तीनों फोर्स लग रहा है, ठीक है, F3, ठीक है। और
ये तीनों फोर्सेस ने मिला करके एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में रखा है। मतलब ये जो पॉइंट जहाँ पर तीनों के तीनों अप्लाइड हो रहे हैं, ये ओ को जो पॉइंट है, ये ना लेफ्ट में जा रहा है और ना ही ये राइट में जा रहा है, मतलब अपनी जगह पे, यानी साम्यावस्था में, यानी इक्विलिब्रियम में, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर ये एक पॉइंट पे लग रहे हैं तो जरा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अभी हम लोगों ने सीखा है कि अगर ऐसा है तो पहली बात तो अगर हम F1 और F2 का अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, है ना, तो लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसे थोड़ी देर के लिए हम R लेट कर ले रहे हैं, तो R उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, और पक्का सीधी सी बात है, सम के इक्वल होगा। और जब वो इक्वल हो गया, और क्या बोला है, बोला है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो यानी R जो होगा हमारा वो F3 के इक्वल होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर R की डायरेक्शन जो है हमारी इन दोनों के इधर मिडल से जा रही है और कह भी रहा है कि हमारा पॉइंट कहीं खिसक भी नहीं रहा, तो इसका मतलब जो हमारा R है वो क्या होगा, R हमारा भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप खुद अपने दोनों हाथों को लीजिए और दोनों हाथ को एक दूसरे से टच कराइए, ठीक है, इस तरीके से, और दोनों से प्रेस कीजिए, बराबर फोर्स लगाइएगा। ठीक है, तो राइट वाला जो हैंड होगा वो लेफ़्ट की तरफ आपका कुछ लेट्स से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और लेफ़्ट वाला राइट की तरफ उतना ही लगा रहा होगा, तभी आपका एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं ढकेल पाएगा। ठीक है, जब दोनों सेम लगाएंगे तो ढकेल नहीं पाएगा, है ना, और दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी एक दूसरे के। ठीक है, तो जो हमारा F1 और F2 बन रहा था, आप इसे PQ भी कह सकते हो, F1 F2 भी कह सकते हो इस, और एक जो हमारा इधर को कैपिटल F3 लग रहा था, तो F1 और F2 का जो हमारा रिजल्टेंट हमने बनाया था वो भी इसी डायरेक्शन में था और वो R था। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, आप सही से देखिए, F1 और F2 मिला करके R बन गया, और R और F3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सो R इज इक्वल टू F3, है ना, बट डायरेक्शन आर अपोजिट, या डायरेक्शन ऑफ R इज अपोजिट टू F3। और जब ये अपोजिट है भाई, सीधी सी बात है कि F3 इधर है, R आपका इधर है। अपोजिट कहने का सीधा सा मतलब है कि वो 180 डिग्री बना करके इधर जा रहा है, तो यानी R F और F3 दोनों के दोनों एक O पॉइंट पे मीट करते हैं, और R और F3 अगर O पे मीट करते हैं तो R तो F1 और F2 को एक साथ रखता है, तो आप कह सकते हो सो F1 F2 एंड F3 मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, यही थ्योरम थी हमारी। अगर तीन हम लोग फोर्सेस लगाएं और तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में कर दें तो तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं। ये केस नंबर 1 था। अभी केस और दूसरा है, उसमें भी क्या था कि पैरेलल भी हो सकते हैं, वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला था कि या तो वो मीट करेंगे एक पॉइंट पे या तो वो पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल भी प्रूव कर देते हैं। देखिए, अब देखिए, अगर मैं दो फोर्स लगा रहा हूँ, एक F1 लगाया मैंने, ठीक है, एक मैंने F2 लगाया, ठीक ना, F2, दोनों पैरेलल हैं, इनको मैं मैच कर देता हूँ। ठीक है, आपको पता है दोनों के दोनों इधर ही तरफ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इनका रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा। R इज इक्वल टू दोनों का एडिशन। भाई दो का रिजल्टेंट तो भाई जो जिस तरफ खींचेंगे उधर ही ना रिजल्टेंट आएगा। अच्छा ठीक है, तो इन तीनों को मुझे क्या करना है, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में भी करना है, तो R के सपोर्ट में जस्ट अपोजिट साइड मुझे एक और फोर्स F3 लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए और ये बॉडी अपनी जगह से मिसप्लेस ना हो। ठीक है, तो यही तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। मैं लिखूँगा क्या
कि R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, क्योंकि यहाँ पे क्या था, F1 और F2 को मैंने पैरेलल ले रखा था। मैंने F1 और F2 का एक रिजल्टेंट लिया R, और R जो है वो F3 के इक्वल भी आ गया, मतलब जितना इधर खींच रहे हैं आप उतना ही ऊपर की तरफ भी खींच रहे हैं, लेकिन बस इतना सा डिफरेंस है कि R इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट ऑफ F3। ठीक, तो ये हो गया केस आपका कि अगर F1 और F2 पैरेलल होंगे तो कैसे आप कहोगे कि तीसरा वेक्टर भी, तीनों के तीनों, तीसरा फोर्स भी तीनों के तीनों पैरेलल होंगे। अब सही से देखिए तो F1 F2 F3, और यूँ कह सकते हैं कि R भी, F1 F2 F3 एंड R, ये सारे के सारे क्या हैं, पैरेलल हैं। आप देख भी सकते हैं क्योंकि उसी तरफ तो बनेगा ही, ठीक है ना। तो यानी ये थ्योरम यही थी कि अगर तीनों जो फोर्सेस हैं वो किसी एक पॉइंट पे या तो लग रहे होंगे या तो वो तीनों की तीनों पैरेलल होंगे, तभी वो साम्यावस्था या फिर इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल और MCQ को हम लोग ख़त्म करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आपके इतने हेल्प और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।